हेलो बच्चों, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का जीपीएस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग इस सेशन में जो बातचीत करने वाले हैं वो हमारे आगामी जो 12th के जो एग्जाम है उस एग्जाम को लेकर हम बातचीत करने आए हैं। आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जो तैयारी करके आ रहे हैं स्पेशल आपके 12th एग्जाम के लिए। तो हमारी ये तैयारी क्या है, क्या चीजें लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अभी जो हम लोगों का 12th का जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बेस्ट क्या होगा उनकी तैयारी को लेकर आए हैं। आप लोगों के पास समय बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को हम पहले बता दें कि हम लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम लोग अपनी जो एग्जाम को सफलतापूर्वक दे पाएंगे और बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों, अब आप लोगों का बारी है कि आप लोगों का साथ जीपीएस के साथ होना चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छे और कमाल के मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी जो मेहनत है वो हमारे साथ साझा कीजिए। आपको सबसे पहले हम बता दें कि हमारी टीम क्या तैयारी लेकर आए हैं आपके सामने में। तो हमारी टीम क्लास 12th के जो साइंस की जो सब्जेक्ट हैं, आप लोगों का साइंस की एक कंप्लीट सब्जेक्ट जो बच्चों का है, उन सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव, इनकी कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों का रेगुलर क्लास होता रहे और आपका एग्जाम से पहले पूरी तरह से आप तैयार हो जाएं। हम उन बच्चों के लिए भी विशेष कर करेंगे जो बच्चे अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अभी तक और अब हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं, तो आपको याद रखिए ये कमाल की चीजें हैं और ये आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। और जो बच्चे सिलेबस अपना कंप्लीट करके अगर मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपका तैयारी अच्छी है तो आप मेरे साथ केवल जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, अब मेरे साथ जुड़ जाइए और आप लोगों के लिए मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं इस सेशन में वो होगा बायोलॉजी। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को हम थोड़ा सा आपके सिलेबस के तरफ में हम बातचीत करने जाएंगे। ऐसा इसलिए सिलेबस यहां पर एक एक टॉपिक वाइज बात करना आसान नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और इतने कम समय में एक एक टॉपिक पर बात करना आसान नहीं होगा, वो हमारे लिए काफी ज्यादा समय लगेंगे। तो हम चाहेंगे कि आपके जो यूनिट वाइज जो है हम उनके बारे में बातचीत कर देते हैं और उनके जरिए हम लोग फिर चैप्टर वाइज करके अपने सारे जो सिलेबस के पार्ट्स हैं उनमें जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन सब को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस पाठ्यक्रम का। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है और हम अभी जो बातचीत करने वाले हैं वो आपके सामने है। कहते हैं क्या, ये जो सिलेबस जो है आप लोगों का बायोलॉजी का, आपका टोटल जो यूनिट है वो है 5 यूनिट क्लास 12 में, है ना। तो हम एक एक करके आपको यूनिट का नाम आपके सामने रख देते हैं और यहां जो जरूरी है वो आपके क्वेश्चंस मार्क्स के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट 1 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, जनन। आपको यह क्लियर कर दे पहले कि इस चैप्टर से आपको 12 मार्क्स आएंगे। आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों का तैयारी अगर अच्छा होगा तभी हम ये मार्क्स यहां से उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो है यूनिट 2 जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं अनुवंशिकी एवं
विकास। ये जो आपका जो यूनिट है बाबू, ये यूनिट जो है, हम जो इनको मानते हैं और अब तक जो हमने चीजों को समझा और जाना, ये हमारे बायोलॉजी का जो है ना, ये हार्ट है। ये हमारे बायोलॉजी का, जिस तरह से हमारे अंदर हृदय होते हैं ना, ये बायोलॉजी का हार्ट है। ये पोर्शन जो होते हैं वो कमाल का है। इनको सीखना और जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बच्चों को भले ज्यादा जो इंटरेस्ट आते हैं वो रिप्रोडक्शन में, लेकिन मेरे बच्चों जो सीखने की जो चीजें हैं और सबसे जो कमाल की चीजें हैं वो होता है बाबू ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। कमाल का ये यूनिट है। इनमें सीखना और जानना कमाल की चीजें, हम सबको सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसे समय में मिल रहे हैं जहां आप लोगों को कम समय में हम लोगों को मार्क्स उठाना है। मेरे दोस्त, मेरे साथ जितने भी अब नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, उन सब के लिए हम लोग लेकर आएंगे एक कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में जल्द ही। उसके बाद फिर आप लोगों को सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनसे आपको जो है ये 20 मार्क्स जो है आपको इससे पूछा जाता है ना। आपको बोले ना, ये जो यूनिट है वो धाकड़ यूनिट है, जिसे देख लीजिए आपको 20 मार्क्स आपको जो है इनसे अकेला केवल इससे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मेरे बच्चों, इससे आपको 12 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे यूनिट 4 बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। और बायोटेक्नोलॉजी से आप लोगों को वही 12 मार्क्स पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोगों का जो आखिरी जो यूनिट है, यूनिट 5, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। मेरे बच्चों, जब भी इस यूनिट को जब पढ़ते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो आपको हम दिल से कह रहे हैं, अब हमको इस यूनिट को पढ़ाने में तकलीफ होता है। उसके पीछे का रीजन आप लोगों को बताएंगे। भले यहां पर हम लिख लें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, लेकिन मेरे दोस्त, हम इसमें केवल इकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर पाते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जैक बोर्ड ने यह सिलेबस से हटा दिया। तकलीफ होता है क्योंकि हम सबको, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आए, आर्ट्स रहे, साइंस रहे, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम से है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने पर्यावरण के बारे में जानना चाहिए, पर्यावरण के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना चाहिए। पता नहीं क्या विचार रखे हैं हमारे जगबड़ वाले और इनको सिलेबस से निकाल दिए, नहीं मालूम। लेकिन आपको याद रखना है, आने वाले जो कंपटीशन होंगे उन सारे एग्जाम में आपको एनवायरनमेंट से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यही तो दिक्कत है ना कि हमारी जब बेसिक चीजों को सीखने का जरूरत था तो उस समय गायब हो गया, और अब जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो वहां पर आप लोगों को फिर ये पढ़ना पड़ेगा। अब लीजिए, अब कैसे होगा? बच्चों को ये, आप कोई कुछ भी हो, ये पर्यावरण के बारे में हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण यदि बचा हुआ है तो हम लोग बचे हुए, क्योंकि हम लोग खुद इस पर्यावरण का हिस्सा है। अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना है कि ये हमारे जो जंगल, ये कुछ नहीं हमारे सामने में, ऐसा नहीं है, वो है तो हम लोग हैं। इसलिए पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, ध्यान रखिएगा। आइए, हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मेरे बच्चों, इनसे आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाएगा मार्क्स, वो कितना, तो कहते हैं क्या, 14 मार्क्स आपको पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो अगर आप इनको जोड़ दोगे तो टोटल आपका मिलेगा
70 मार्क्स। ठीक है बच्चों, टोटल आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और आप लोगों को हम स्पेशली एक वीडियो आपका जो हम बनाएंगे, स्पेशल एक वीडियो क्वेश्चन एग्जाम में जो पैटर्न है वो कैसे पूछा जाता है, वो स्पेशल एक वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि वो चीजें आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को हम जिक्र कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा इनके जितने भी यूनिट है इनके बारे में जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहला जो है रिप्रोडक्शन। मेरे बच्चों, इस रिप्रोडक्शन के अंदर में हम लोग पुष्प में रिप्रोडक्शन, फिर एनिमल में रिप्रोडक्शन, और आखिर में जो इनसे जुड़ा हुआ है वो जनन स्वास्थ्य, उनको हम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस यूनिट के अंदर में मतलब फुल्ली जो रिप्रोडक्शन का जो चीजें हैं, जितने भी, चाहे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फंक्शन हो, हर एक चीजों को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो प्लांट का रहे या एनिमल का रहे। एनिमल में हम इंसान के बारे में। हाँ ठीक है, और आपको बता दें इस यूनिट से हमारे एक चैप्टर को गायब कर दिया गया। पहला चैप्टर जो जीवों में जनन था, है ना, वो हटा दिया गया। वो भी थोड़ा सा दिक्कत देता है, फिर छोड़िए। इनसे आप लोगों को कितना 12 मार्क्स आएगा। और दूसरा यूनिट जो है जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं अनुवंशिकी एवं विकास, इनसे हम लोगों को जो है पूछा जाएगा। वो कितने मार्क्स का, तो हम लोगों को उससे 20 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, और यूनिट 3 जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे हम लोगों को 12 मार्क्स रहेगा, जिसे हम लोग मानव कल्याण में जीव विज्ञान। और यूनिट जो 4 है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी, इसी से हम लोगों को 12 मार्क्स पूछा जाएगा। और ये जो यूनिट 5 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे हम लोगों को 14 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के दिशा, टोटल मिला के आप लोगों का 70 मार्क्स है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम लोगों का टोटल जो अभी जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना पड़ता है वो 3 चैप्टर है। ठीक है, तो पहले जो हुआ करता था हम लोगों का 4 चैप्टर होता था, जिसमें से पहला चैप्टर को हटा दिया। तो अभी जो सेकंड चैप्टर वो पहला चैप्टर हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसी से जो इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने में अभी हम जिक्र करने वाले हैं। मेरे बच्चों, आपको हम पहले ही बोले हैं कि आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी काम करेंगे और सब्जेक्टिव भी काम करेंगे, ये दोनों चीजें आपके साथ रहेगा। चलिए एक एक करके अब आप लोगों के बीच में हम सवाल जवाब करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और इसमें हम बोलेंगे, अगर आप लोगों को हम ज्यादा नहीं 1 2 3 4 सेकंड का समय भी देंगे, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो सवाल है एक एक करके इन सवाल का जवाब देना है। आप लोगों को हम 5 सेकंड का समय हम देंगे, इसमें जवाब क्या होगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको, कहता है कि मक्का में किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। आपका यहां पर कह रहे हैं आपको, कहते हैं पॉलिनेशन इन मैज, मकई में किसके द्वारा परागण होता है। आपका समय शुरू होता है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अभी कमेंट में कर सकते हैं इसका जवाब क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जल वाटर, ऑप्शन बी हाथी एलिफेंट, ऑप्शन सी चमगादड़ जिसे हम लोग बैट्स कहते हैं, ऑप्शन डी में दिया है वायु यानी विंड। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बोलिए इसका जवाब क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम खुद इसका जवाब देंगे। क्या कहते हैं, मक्का में किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। आपको जो चीजें बताने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना जानना होगा। क्या कहते हैं, धान, घास, बांस, मकई, याद रखिएगा, धान, घास, बांस, मकई, इन सब में वायु के द्वारा परागण होती है। कौन सा परागण होता है, विंड, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा परागण होती है। मेरे बच्चों, ये आप लोगों को थोड़ा सा जानना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज जो है आप लोगों को अलग तरीके से समझे होंगे। लेकिन आइए देखिए हम आपको बता देते हैं, जब पॉलिनेशन की क्रिया वायु के द्वारा होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है, ये जो एनिमोफिली है इनके बारे में आपको थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे यहां पर। चलिए देखिए, कहते हैं कि ये जो एनिमोफिली है ये 2 शब्दों का बना हुआ है। सबसे पहला शब्द है बाबू एनिमो और दूसरा शब्द क्या, फिली। क्या कहते हैं, ये जो एनिमो है, एनिमो का अर्थ होता है बाबू एयर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विंड। आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं बोलिए, इसी को हवा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु, यही बोलते हैं ना। और दूसरा शब्द क्या है, फिली है। अब फिली का मतलब होता है बच्चों पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परागण। पॉलिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, परागण।
तो आपको अगर पूछा जाएगा कि एनिमोफिली क्या है, तो आप उसका जवाब में बोल सकते हैं कि जब परागण की क्रिया या जब पर परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा, तो एयर के द्वारा या विंड के द्वारा, हवा या वायु के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली। और एनिमोफिली जो होती है आपको बताए किस में होता है, तो आपको बोले कि धान, घास, बांस, मकई, ये ध्यान में रखिएगा, आपको इजी होगा और भी सवाल इससे जुड़ा हुआ रहेगा, वो कंप्लीट होगा। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा नंबर सवाल में कहते हैं कि निम्न में से कौन सा मिथ्या फल है। आपको सवाल दिया विच वन इज ए फॉल्स फ्रूट। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन में अगर बोल देते हैं आपको, आम मैंगो, बी नारियल कोकोनट, सेब एप्पल, भिंडी लेडीज फिंगर। अब आपके सामने जो यहां पर जो ऑप्शंस है इनको देखिए और 5 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए कौन सा आंसर होगा इनका। हो गया, कमेंट कर लिए। आइए अब इसका जवाब सुनिए। हम सबसे पहले हम मिथ्या फल के बारे में बात करें, इसके आंसर के बारे में बात करें, हम आपको क्लियर कर दें। याद कीजिए, जो बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं उनको तो समझ में आ गया होगा यहां पर कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आपको बोले थे उस समय में जब ये क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि घर में जो है आपको पूरा कुटाई होगा। रीजन क्या है, देखिए आप जब भी किसी को समझाने का प्रयास करते हैं इनसे जुड़ी चीजों को, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। उसका वजह ये होता है कि उनके उस बेचारे के पास जो है वो जानकारी नहीं होते हैं। आप पहले उनको जानकारी दीजिए, तभी वो आपके बात को जो है अच्छा समझेंगे और फिर आपका जो है सम्मान करेंगे। क्या चीजें हैं, ये जो फ्रूट होते हैं दोस्तों, ये फ्रूट होते हैं, अभी जो हम इनके मुताबिक हम बात करेंगे, फ्रूट को मुख्य रूप से यहां पर 2 भाग में बांटा गया है। पहला एक ट्रू और दूसरा क्या बोले, फॉल्स फ्रूट। ये 2 फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे फ्रूट के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, और भी है, उसमें हम जिक्र करेंगे जब अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे। यहां पर 2 प्रकार के सत्य और असत्य फल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सत्य फल होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट, आइए इनको जरा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम देखकर आपको समझ में आया कि ये डायग्राम किसका है मेरे बच्चों। ये डायग्राम है फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मतलब पुष्प के मादा जनन अंग का। इसमें सारे पार्ट का नाम है। ये जो आप देख रहे हैं इनके जो मुख्य पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होता है। ठीक है, क्या क्या, ये जो आपको नीचे जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ओवरी कहते हैं। ओवरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, और इससे ठीक ऊपर ये जो लंबा हो गया, स्टाइल मार दिया, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। इसी को बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका। ठीक है, और इनके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब यहां पर जो हम बात करने वाले क्या चीजें के बारे में, अब देखिए एक पार्ट आपका बच गया होगा नीचे में। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये पार्ट एक्चुअल में ये वाले पार्ट जो है पुष्प के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जनन अंग जो है, ये पूरे पार्ट को जो कहा जाए, जैसे इसके पार्ट का नाम बोले, लेकिन ये पूरे पार्ट ये पुष्प का मादा जनन अंग है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। इसी को पिस्टिल भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों स्त्री केसर। ठीक है, आप ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक की संख्या में 1 है, एक है, इसीलिए हम लोग इसे स्त्री केसर कह रहे हैं, कार्पेल बोल रहे हैं, पिस्टिल बोल रहे हैं। लेकिन यदि एक ग्रुप में रहेगा, समूह में रहेगा, तो उस समय हम इसको कार्पेल या पिस्टिल नहीं बोलेंगे, उस समय इसको बोलेंगे गाइनेसियम, जिसे हम लोग कहते हैं जायांग। ठीक है, आइए, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इनके पार्ट का। इनके टोटल 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। और ये जो नीचे वाले पार्ट है वो इनका पार्ट नहीं है, वो अलग है। इसका भी तो नाम होता है, हाँ जी, इसका भी नाम होता है। आप इसका नाम इस तरह से याद रख सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरे एक फ्लावर का है। आपको अंदाजा तब लगेगा, आप देखिए यहां पर हम एक कलरफुल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अब इसको आप गौर कीजिए, देखिए एक फ्लावर के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इनको जरा समझिए, कहते हैं क्या कि पुष्प, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अपने रूम में बैठकर जब खाना खाते हैं या पढ़ने के लिए हम लोग बैठते हैं, कोई चेयर का इस्तेमाल करते हैं, कोई नीचे जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं। ज्यादा मजा हमको लगता है जमीन पर बैठकर पढ़ने में। ठीक है, तो नीचे जब बैठकर हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग नीचे में कुछ चटाई वगैरह बिछाते हैं। तो हम इंसान जहां पर बैठते हैं उसे हम लोग आसन कहते हैं। हम लोग जहां बैठते हैं उसे हम लोग आसन कहते हैं, और ये पुष्प जहां बैठते हैं उसे कहा जाता है पुष्पासन। इसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्प जहां पर बैठेंगे उसे पुष्पासन कहते हैं, और इसी को बाबू कहा जाता है हिंदी में
सॉरी हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में थाइलेमस, इसी को हम लोग कहते हैं थाइलेमस, और इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, पुष्पासन। चलिए ठीक है, आइए हम इसके बारे में जिक्र क्यों किए, हमको जरूरत नहीं था, लेकिन ये जो सवाल है बच्चों, इनको हम केवल आए और इसके क्वेश्चन के आंसर को केवल टिक कर दें तो हमको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कमाल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आए क्वेश्चन का आंसर केवल हम बात करते हैं तो उसके लिए अभी हम लोग पास उतना भी ज्यादा कम समय नहीं है जो कि हम डील नहीं कर पाए। समय हम लोग पास जिस तरह से रफ्तार हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, हम चाहते हैं पहले आप मेरे साथ रम जाइए, जुड़ जाइए, और अपनी हर एक मेहनत को मेरे साथ आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जब तक आपको जानकारी ना जो क्वेश्चन को, जब तक आप उस सवाल में डूब नहीं जाते हैं, तब तक आपको सवाल बनाने में मजा नहीं आएगा। मेरे बच्चों, हम एक तो सवाल कर रहे हैं, इनसे आप 3 से 4 क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, देख लीजिए, अब एक एक करके यहां जो बात करने वाले, जब भी ट्रू फ्रूट का बात होगा, सत्य फल का बात होगा, सत्य फल जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट, जब भी ट्रू फ्रूट का बात होगा, उसका निर्माण हमेशा अंडाशय से होगा। ध्यान रखिएगा, सत्य फल का निर्माण जब भी होगा वो अंडाशय से होगा, ओवरी से होगा। लेकिन ये जो फॉल्स फ्रूट होते हैं, इसका जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, वो किससे होगा? तो कहते हैं क्या कि अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भाग, जिसमें एक पार्ट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन, इनके इस भाग से जो है फल का निर्माण होगा। तब उसे हम लोग कहते हैं मिथ्या फल कहते हैं, या इसी को हम लोग झूठा फल कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, है ना। अब यहां पर जो हम जिक्र करने वाले हैं कि कौन सा, वही अब सवाल यहां पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा मिथ्या फल है? मिथ्या फल मतलब झूठा फल। अब आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन के बारे में क्या डिस्टर्बिंग है इस सवाल में, चलिए कोई नहीं। हाँ, ये हम लोग का दूसरा था, चौथा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग, तो निम्न कौन सा मिथ्या फल है? तो आपको हम अभी जिक्र किया तो वो अभी हट गया बाबू। आइए, तो सबसे पहले आम, आम का निर्माण अंडाशय से होती है। नारियल का निर्माण इसका अंडाशय से होती है। सेब का निर्माण, अब ये जो आ गया ये मुश्किल करने वाली बात है, ये जो सेब है इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होती है, इसका निर्माण पुष्पासन से होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन नीचे का था जिसे हम लोग थाइलेमस कहते हैं, ये जो पुष्पासन कहते हैं, इससे इसका निर्माण होता है, इसका सेब का। और ये जो भिंडी है, ये भिंडी का भी निर्माण इसी अंडाशय से होती है। देखिए, आम का भी, नारियल का भी, भिंडी का भी निर्माण इसी अंडाशय से होती है, लेकिन सेब का निर्माण अंडाशय से नहीं होकर इस पुष्पासन से होती है, थाइलेमस से होती है। इसीलिए सेब यहां पर क्या है, असत्य फल। ठीक है, तो इसका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा नंबर क्या कहते हैं? कहते हैं पुष्पों में दोनों पुमांग व जयंग उपस्थित होने पर कहलाते हैं। आपको कह रहे हैं क्या, ए फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड गैनेसियम इज कॉल्ड। कहते हैं एक पुष्प में, देखिए यहां पर आप लोगों को ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, जिसमें बीच वाला जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पुष्प का मादा जननांग है, गैनेसियम हो गया। ठीक है, और ये जो आपको साइड में जो 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इधर 2 और इधर जो 2 दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, जिसे हम लोग पुमांग कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पुष्प में दोनों पुमांग व जयांग उपस्थित होने पर क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पुष्प को क्या अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं? क्या ऐसे पुष्प को उत्कृष्ट या परफेक्ट फ्लावर कहते हैं, संपूर्ण कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, या तो फिर मोनोक्लेमाइडी कहते हैं? तो मेरे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट पुष्प कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है वो है तीसरा।
तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं नारियल में खाने योग्य भाग होता है, नारियल में कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया यहां पर देखिए, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि कौन सा पार्ट को हम लोग खाते हैं ना। देखिए ये बाहर वाले तो ये लकड़ी वाला पार्ट हो गया, और ये बीच में जो ये व्हाइट वाले पार्ट जो दिख रहा है, ये चीजें जो होता है हम लोग खाते हैं ना, इसी को खाते हैं ना। लेकिन इसका नाम क्या है, वही चीज यहां पर कह रहे हैं। कहते हैं द इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज ए बाह्य फलभित्ति एपिकार्प, सी नंबर डायरेक्ट सी, ओ माय गॉड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, बी हो गया, यहां पर सी होगा उसका डी। कहते हैं बाह्यफलभित्ति एपिकार्प, ऑप्शन बी कहता है अंतःफलभित्ति इंडोकार्प, ऑप्शन सी कहता है मध्यफलभित्ति मीजोकार्प, और ऑप्शन डी में दिया भ्रूणपोष जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंडोस्पर्म। तो मेरे बच्चों नारियल का जो खाने योग्य भाग होते हैं वो होते हैं इंडोस्पर्म, इसे हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपको, कहते हैं फूलों में कीटों के द्वारा परागण कहलाता है। कहते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉन एज, आपको आपके सामने ऑप्शन दिया क्या, एनिमोफिली, हम इसका हिंदी टाइप कर लिख देते हैं एनिमोफिली, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोफिली, और ऑप्शन जो फिर ये मिस्टेक कर गया है, ये मिस्टेक किया है, और ऑप्शन सी इंटेमोफिली, और ऑप्शन डी में दिया है जूफिली। चलिए आइए देखिए, आपके पास टोटल जो है वो 4 ऑप्शन है, लीजिए इसमें कौन सा होगा। तो कहते हैं कि फूलों में कीटों के द्वारा जो परागण होते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं इंटेमोफिली कहते हैं। इंटेमोफिली कैसे, आइए इसी चीजों को हम जिक्र करना चाहेंगे। ये जो इंटेमोफिली है, इंटिमोफिली 2 शब्दों से बना हुआ है, कितना शब्द, 2। सबसे पहला शब्द है इंटोमो और दूसरा शब्द है फिली। क्या होता है, ये जो इंटोमो है, इंटिमो का अर्थ होता है बाबू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है बोलिए, कीट होता है, हाँ है ना। और दूसरा शब्द क्या, फिली। अब फिली मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन, हम यहां लिख देते हैं फिली। दूसरा शब्द क्या है, फिली। अब फिली का मतलब होता है बाबू पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, परागण। तो आप क्या बोलोगे, जब पर परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेमोफिली कहते हैं, ठीक है। हम आपको ये जो जितने भी पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो टाइप है, उनके टाइप को हम एक बार एक क्लास में स्पेशल जिक्र कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये कंप्लीट, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर। क्या कहता है आपको, केसर, कहते केसर जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है। ये कहते पुष्प के किस, यहां देखिए आपके सामने में ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये फोटो में दिख रहा है आपको कि एक फ्लावर से 3 ही जो आपको दिख रहा है, ये लाल वाला जो आपको दिख रहा है 3, ये केसर जो आप लोग खाते हैं, वही कह रहा है। ये किसका जो पार्ट है वो क्या है, आपके सामने ऑप्शन दे गया है, किसका, वर्तिका स्टाइल होगा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा होगा, ऑप्शन सी पंखुड़ी पेटल्स होगा, ऑप्शन डी पेडिसिल होगा। तो बाबू इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो पार्ट है इनका, जो ये ऊपरी पार्ट है, ओरिजिनल में जो होते हैं ये पार्ट होते हैं केसर का, ये पूरे पार्ट उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहते हैं साथ में, कहता है भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, यहां पर खिलते भी बोल सकते हैं, खुलते, उसमें किस तरह का स्वयं परागण सेल पॉलिनेशन की क्रिया होती है। कहते हैं which type of the cell pollination takes place in underground bisexual flower which। अब आइए, ये फ्लावर से काम नहीं चलेगा, यहां बात कर रहा है मिट्टी के अंदर का। आपको कुछ एग्जांपल पहले हम बताना चाहेंगे। अभी का जो टाइम थोड़ा सा जो देख पा रहे हैं वो ठंड का है, हम थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिए, बहुत ज्यादा है, हमको भी लग रहा है ना। देखिए आइए, तो हम बात कर रहे हैं अभी के टाइम आपको मूंगफली मिलेंगे। आपको ये बात शायद मालूम नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम आपको सीखने की चीजें जो है आप लोगों को मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप लोगों के सामने में हम एक नॉर्मली जो पौधे को आप देखते हैं, कुछ कर रहे हैं क्या, अभी लोग कर रहे हैं, हम तो डर गए थे। क्या हुआ, अब देखिए बच्चों, यहां पर लाल पत्ती हम बना दिए हैं, हाँ मेरा काम कर गया। अब देखिए
आप लोग इसको सूर्यमुखी नहीं समझ लीजिएगा। लीजिए, आपके सामने में फ्लावर बना दिए। एक फ्लावर तो वहां पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम जो जिक्र करने वाले जिस सवाल का जवाब कर रहे हैं वो नीचे है। देखिए यहां पर ये जड़ है, ये जड़ नीचे में, और यहां पर भी जो है आपको यहां पर भी जो है आप लोगों को इस तरह संरचना मिलेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर आप ढंग से इनको देखेंगे तो आपको मूंगफली की संरचना आपको नीचे दिख रहा होगा। ध्यान रखिएगा कि मूंगफली के जो पौधे होते हैं इनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक नॉर्मल पुष्प जो गुलाब हो गया, गेंदा फूल हो गया, लोटस हो गया, ये सब जितने भी फूल है एक नॉर्मल फूल की तरह ऊपर में फूल होता है, ये जिसे हम लोग कैस्मोगेमस पुष्प कहते हैं, जिसे हम लोग कैस्मोगेमस पुष्प कहते हैं। और इसके नीचे में मिट्टी के अंदर में भी एक फूल होते हैं, है ना, ये जो इनसे जो जड़ नीचे आए हैं इसमें भी एक फूल होते हैं जो हमेशा क्लोज रहता है, बंद रहता है। इसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं, अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं इसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लावर हमेशा बंद रहता है, हमेशा बंद, जो कभी नहीं खिलता है। और ऐसे जो पुष्प में जो परागन होती है, पोलिनेशन होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमी। तो यहां पर जो सवाल आप लोगों को दिया गया था, जिस पर हम अभी जिक्र कर रहे थे, वो यही है। देखिए देखिए आपको दिया गया उभयलिंगता हरकोगेमी, अनुन्मील्य परागन, समकाल पक्वता होमोगेमी, और डी नंबर का एक लिंगता डिक्लाइन। अब देखिए डिक्लाइनिंग, तो वही कह रहा आपको कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं या खुलते हैं, उसमें किस तरह का स्वयं परागन होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसका जवाब क्या होगा, अनुन्मील्य परागन, जिसे हम लोग क्लिस्टोगेमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल दिया गया आपको, कहते निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। आपको ऑप्शन दिया गया, अंड कोशिका एक सेल, सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल, ऑप्शन सी एंटीपोडल कोशिका एंटीपोडल सेल, द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपको सवाल दिया कि इसमें कौन द्विगुणित संरचना, द्विगुणित का मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 2n, तो इनमें से किसमें 2n होता है। हम आपको इन सब के बारे में बात करते हैं। अंड कोशिका में n होता है बच्चों, सहायक कोशिका में भी n होता है, एंटीपोडल में भी n होता है, लेकिन ये जो द्वितीय केंद्रक है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें होता है बच्चों 2n होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग कौन सा हो जाएगा, ये द्वितीय केंद्रक हो जाएगा, जिससे हम लोग कितना होता है 2n। आपको एक अच्छा तरीका से आपको क्लियर कर दें, ये आप ध्यान रखें क्योंकि इसमें नॉमरिकल भी बनाने के लिए आता है, तो आपको हम बता देते हैं। जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, जितने बॉडी पार्ट, यहां तक हम इंसान के बारे में बात भी कर रहे हैं, जैसे हम लोग का हेयर हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, हर एक बॉडी पार्ट में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। हर बॉडी पार्ट में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n। लेकिन कुछ विशेष पार्ट होते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर n होता है, जिसमें से आपको बता दें गेमिट, युग्मक जैसे होता है, जैसे हम मानव के शरीर में क्या होता है शुक्राणु, इसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है। हमारे जो फीमेल पार्टनर होते हैं उसमें जो युग्मक बनेंगे, गेमिट बनेंगे, अंडाणु या ओवम, उसमें कितना होगा n होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से पौधा में जो पार्ट होते हैं कुछ, जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है n होता है। इसके अलावे भी है जिसमें क्रोमोसोम नंबर n होता है। ठीक है, चलिए आइए, तो अभी हम लोगों को जिसके बारे में बात कर रहे थे वो आपका क्लियर होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके सामने सवाल है, कहते निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है। कहता है कि एरिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स। आपके सामने जो रखा हुआ जो क्वेश्चन है, 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप इनमें से अपने कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, अगर आप लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके सामने ऑप्शन दिया सेब, आम, शरीफा, नाशपाती। देखिए बाबू, ये जो सेब होता है बाबू, इसका जो खाने वाले भाग होते हैं ना, जिसे हम लोग खाते हैं, वो होते हैं पुष्पासन, जिसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। आम का हम लोग जो खाते हैं वो हम लोग मीजोकार्प खाते हैं ना। और ये जो शरीफा होते हैं, इसी शरीफा का हम लोग जो पार्ट खाते हैं बाबू, वो खाते हैं हम लोग एरिल। क्या खाते हैं दोस्त, इसी को हम लोग क्या खाते हैं, एरिल को खाते हैं। ठीक है, और ये जो नाशपाती है वही जो सेब का खाते हैं, है ना, सेब का पुष्पासन, तो हम लोग नाशपाती का क्या खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो एरिल किसमें, शरीफा में। ठीक है, सी, 9 का सी, 9 नंबर का कितना, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपको, जरायु जाता किसमें पाया जाता है। आपके सामने कह रहा है जरायु। सबसे पहले हम आपको जरायु जाता बताना चाहेंगे कि जरायु जाता है क्या। आपको बता दें, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जो फल है वो
प्लांट में ही लगा हुआ है, पेड़ में ही है, और वहीं पर वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएगा और उससे एक पौधे तैयार होने लगेंगे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? ऐसे अंकुरन को ही हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विविपेरी कहते हैं। ठीक है, वही कर जराजोता कहते हैं। विविपेरी इज फाउंड इन किसमें, तो कहते हैं मदार में, पानी फल में, राइजोफोरा में, या नन, इसमें कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, तो ये जो राइजोफोरा है इसमें जो है आप लोगों को जराजोता पाई जाती है, जराजोता इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो राइजोफोरा है ये मैग्रोव क्षेत्र में मिलते हैं, दलदली वाले एरिया में आपको मिलेगा, और इसके जो पेड़ होते हैं उस पेड़ में जो फल होंगे वो पेड़ से लगा हुआ ही रहेगा और उसमें अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर होगा 10 का बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर, कहता फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, है ना, यही ना। तो फलों के विज्ञान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बच्चों पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पोमोलॉजी। पहला ऑप्शन है पोमोलॉजी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, कहते हैं कार्पेलोलॉजी या नैनोलॉजी। क्या पोमोलॉजी, यहां देखिए पोमोलॉजी भी दो शब्द से बना हुआ है। पहला शब्द है पोमो और दूसरा शब्द क्या है बच्चों? लॉजी। पहला शब्द क्या पोमो और दूसरा क्या है? लॉजी। क्या होता है? तो पोमो का अर्थ होता है फ्रूट, अब फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? फल। और दूसरा शब्द क्या है बच्चों? लॉजी। और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, और स्टडी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अध्ययन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? पोमोलॉजी कहते हैं। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं? क्वेश्चन 12 में कहते हैं एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है? हम आपके सामने में आपको डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से आप जो है इनको खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये दिख पा रहे हैं? ये पीला वाला बीच में। ठीक है, आइए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है मेरे बच्चों? आप लोग पढ़े हुए हैं? ये डायग्राम का नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या नाम है इनका? देखिए, ये जो डायग्राम जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, इसी को हम लोग कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, आपको बता दें हम लोग इम्ब्रियो सैक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। आइए कहते हैं क्या, यहां पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें हर एक पार्ट का नाम है। ये जो आपको ऊपर में जो आपको तीनों पार्ट आपको दिख रहा है, ये तीन सेल जो दिख रहा है आपको, तीनों का एक ही नाम है, तीनों का एक ही नाम है। इसी को हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है n। उसके बाद ये जो बीच में देख रहे हैं जिसमें दो केंद्रक आपको दिख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। और मेरे बच्चों इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होता है 2n। ठीक है, अब आगे ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये बड़ी वाली जो कोशिका दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल। इसी को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, आइए, और सॉरी, ध्यान दीजिए, आपका अगेन बोल रहे हैं बच्चों, सॉरी, ये जो आप बड़ी वाली जो कोशिका देख पा रहे हैं इसे हम लोग सहायक नहीं कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एग सेल, इसी को हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। किसी को थोड़ा सा खुशी देना जरूरी है। आइए देखिए, एक सेल हो गया, और इनके जो बगल में जो आपको दो सेल दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, इसी को साइनर्जिड सेल कहते हैं, साइनर्जिड सेल, इसी को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। आइए अब जरा समझिए, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n मिलेगा और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n मिलेगा बच्चों। तो आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये इसी का सवाल दिया गया है आपको, एक एक करके हम सारा बातचीत कर देते हैं आप लोगों को, इसमें कितनी कोशिका है और कितनी केंद्रक। आइए सबसे पहले कोशिका की बात करते हैं। ऊपर में देखिए 1 2 3, आपको 3 कोशिका यहां दिखा, नीचे में भी 1 2 3, कितना हो गया? 6।
और बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये दो कोशिका आपस में मिला हुआ है, दो कोशिका आपस में मिलकर एक कोशिका बनाती है। लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस है बच्चों, दो न्यूक्लियस है, तो ऊपर में 3 कोशिका, नीचे में 3 कोशिका, 6 कोशिका, अब बीच में 2 कोशिका आपस मिलकर एक कोशिका बनाती है, तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो मतलब यहां पर जो सेल का जो नंबर है वो कितना है 7। अब आते हैं केंद्रक का, न्यूक्लियस का बात करते हैं कि इसमें केंद्रक कितनी है। आइए देखते हैं। हर एक कोशिका में एक एक केंद्रक है, ऊपर में 3 कोशिका 3 केंद्रक, नीचे में भी 3 कोशिका 3 केंद्रक, तो 3 3 केंद्रक कितना 6 केंद्रक हो गया। लेकिन ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीयक केंद्रक है, इसमें जो केंद्रक की संख्या होती है वो कितना होता है बाबू 2। तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यहां पर बच्चों न्यूक्लियस की जो संख्या होती है वो होता है 8। तो याद रखिएगा एक परिपक्व भ्रूणकोश में कोशिका की संख्या 7 और केंद्रक की संख्या कितना होता है 8 होता है। ठीक है, आइए अब आते हैं आप लोगों के सवाल पर। क्या सवाल था आप लोगों का, जरा पढ़िए। कहते हैं एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितनी कोशिका तथा केंद्रक होती है, तो आप क्या बोलोगे, क्या 6 कोशिका 8 केंद्रक? नहीं, 7 कोशिका 8 केंद्रक। क्या 8 कोशिका 8 केंद्रक? 8 कोशिकाएं 7 केंद्रक? नहीं, हमारी आंसर होगा 7 कोशिका 8 केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं आपको, सेब का खाया जाने वाला भाग। आपको बोले तो पहले ही सवाल आगे जब पढ़ चुके हैं, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का जो पार्ट हम लोग खाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं पुष्पासन, उसे हम लोग क्या कहते हैं थैलेमस। सोचना नहीं है बच्चों, यहां पर खत्म करते जाना है। अब देख पा रहे एपिकार्प नहीं खाते हैं, इंडोकार्प, मेजोकार्प नहीं, क्या कहते हैं सेब का पुष्पासन थैलेमस। चलिए तो आंसर रहेगा 13 का कितना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ 14 क्या कह रहा है आपको, परिभ्रूणपोष निम्न में से किसका बचा हुआ भाग है। कह रहा है आपको क्या, पेरिस्पर्म रिमेनिंग पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। आपको यहां पर हम डायग्राम तो बना देते हैं और आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगा, तो आपको वहां से केवल हम कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा उल्टाने का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। ये दिख रहा है बच्चों, ये हम बना रहे हैं ओव्यूल, जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं। ठीक है, ये बीजांड का डायग्राम है। इसके जो बीच वाला जो पोर्शन है, हम चाहेंगे थोड़ा सा पीला ये लेते हैं, नहीं इसमें शो नहीं कर रहे हैं, व्हाइट करते हैं। इससे भी व्हाइट भी नहीं दिख रहा है, क्या करें, ब्लू सही कर देते हैं। ये बीच वाला का जो पोर्शन देख रहे हैं ना बाबू, यही बीच वाला पोर्शन जो है न्यूसेलस है, और इसी न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस है, ये जो आपको दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, यही है न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है, यही इसी न्यूसेलस का जो बचा हुआ भाग होते हैं, शेष भाग होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिभ्रूणपोष। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, न्यूसेलस को ही कहते हैं हम लोग बीजांड काय। क्या कहते हैं इसे बोलो, बीजांड, इसी को बीजांड काय कहते हैं। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर जो ये बीजांड का बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं आपको, कहते हैं स्वपरागन रोकने हेतु परागकोश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ये आपको पहले ये डायग्राम समझना होगा। देखिए फिर अभी आपका हम ये फ्लावर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, देखिए यही हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपका जो पार्ट पूरे देख रहे हैं, ये पूरे को हम लोग कहते हैं, ये वाला पार्ट इधर नहीं, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। ठीक है, इसी को पुंकेसर कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टामेन है। तो स्टामेन में जो ये वाला पार्ट जो है, इससे हम लोग एंथर कहते हैं। एंथर, एंथर को ही हम लोग यहां पर हम लोग सफेद भी इस्तेमाल करते हैं। एंथर, एंथर को ही हम लोग कहते हैं परागकोश। ठीक है, और ये जो डंटी जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, इसी को हम लोग तंतु कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको जो सवाल दिया गया है वो कहते हैं क्या कि स्वपरागन को रोकने हेतु परागकोश को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये जो परागकोश है ना, इसमें देखिए अगर ये परागकोश रहेगा तो परागन की क्रिया मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहां से परागकण निकलेगा और आके यहां पर इसके वर्तिकाग्र परिस्थिति में गिर जाए तो परागन हो जाएगी। तो चूंकि खुद का ही परागकण खुद के ऊपर गिरेगा तो उसे स्वपरागन कहते हैं। तो ऐसे परागन को रोकने के लिए, ऐसे पॉलिनेशन की क्रिया को रोकने के लिए जो है
साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तकनीकी के द्वारा इस पार्ट को काटकर हटा देते हैं। ये जो पराग को काटकर इनको हटा देते हैं। हटाने का मतलब ये, अब यहां पर जो परागकण जो आएंगे वो किसी दूसरे पुष्प के आएंगे जहां पर पर परागन की क्रिया होगी, और पर परागन हमेशा बेस्ट होता है। तो जब इसमें पर परागन होगा तो इससे जो फल बनेंगे वो लार्ज साइज के बनेंगे, इससे जो फल होगा वो उसमें डिफरेंट, उसमें उससे जो सीड बनेंगे उसमें अंकुरण की क्षमता, फिर उससे जो पौधे बनेंगे वो लार्ज पौधे होंगे, फसल उत्पादन करने की जो कैपेसिटी होगा काफी अधिक होगा। ये पर परागन के फायदे होते हैं। तो ये जो परागकोश को काटकर जो हटाते हैं ना, इस क्रिया को ही कहा जाता है इमैस्कुलेशन। इसी को हम लोग विपुंसन कहते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के बाद एक पॉलीथीन लीजिए और इस पॉलीथीन से पूरे फ्लावर को ढक दीजिए और इसको रस्सी से बांध दीजिए। इसी क्रिया को कहा जाता है बैगिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं कैपिंग, ठीक है। चलिए, तो आपका जो सवाल था और जवाब वो कर देते हैं। आपका 15 का जो है, क्या इसको क्या एंथेसिस या किन्वर फर्मेंटेशन, विपुंसन, इमैस्कुलेशन, डी नंबर नन। तो क्या मारेंगे, तो विपुंसन आंसर हो जाएगा 15 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो मक्के के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। आपको अभी तुरंत जिक्र किए थे कि गेमिट में, युग्मक में क्रोमोसोम नंबर क्या होती है ना। आइए आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिए कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है कि यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में, एक मक्के की जो सीड है उन वही करें कि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में, सीड की बात नहीं करें, कहते हैं मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में, इनके बॉडी पार्ट का कोई भी एक कोशिका, तो वो डिप्लॉइड से द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितना 20 दिया है, तो मक्के के युग्मक में निकलने वाला, यही कह रहा है ना। आइए क्या कह रहे हैं बाबू, तो कहते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन करना। क्या कह रहे हैं, आपको दिया है, माचिस घर में है, देखिए क्या दिया है आपको, मक्के के डिप्लॉइड सेल मतलब द्विगुणित कोशिका। बच्चों ध्यान रखिएगा, द्विगुणित कोशिका मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब 2n बराबर कितना दिया है 20, ये आपको दिया गया है। और आपको क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं क्या कि इसके युग्मक, युग्मक का मतलब होता है गेमिट, इसे हम लोग गेमिट भी कहते हैं, गेमिट। तो कहते हैं गेमिट में गुण संख्या, तो याद रखिएगा गेमिट में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो n होते हैं। तो गेमिट में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या बराबर व्हाट, यही आपको निकालना है। आपको दिया मक्के के द्विगुणित कोशिका में कितना, 20 दिया है संख्या, है ना, और युग्मक में बोल रहे हैं कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए तो हम लोगों को जो दिया गया है उसी को सॉल्व करेंगे। तो क्या किया था, मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में क्रोमोसोम नंबर कितना दिया है 20, यानी 2n बराबर कितना दिया आपको 20 दिया, यही ना। तो आपको यहां पर n फ्री करना है, जैसे हम करते हैं बीच में बराबर, तो हमारा इनफ्लाइज शुरू होगा, क्योंकि एक इक्वेशन का रूप ले लेगा, एक समीकरण का रूप ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 20, और इधर ये 2 और n के बीच किसका चिन्ह है, गुना का, तो उधर किस चला जाएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 20/2, कितना बराबर 10 बार में, तो n बराबर कितना हो गया 10, ठीक है। ये n का मान आया। अब तो ये तो देख ले हम लोग कि भाई युग्मक में कितना होता है, तो युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होता है बच्चों वो होता है n, कितना होता है n, और n का मान हम लोगों का कितना आया 10 आया। तो नीचे बोलेंगे अतः युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, तो बोलेंगे n बराबर 10, डायरेक्ट यहां पर n बराबर कितना बोले 10। आइए तो अब आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है आपको, देखिए क्या कह रहा है आपका, तो युग्मकों में गुण संख्या कितना होगा, तो आप देख लीजिए a b c d, तो क्या बोले a 10, 11 का क्या हो, सॉरी 11 16 का कितना हो जाएगा a नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपको, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यही डायग्राम के बारे में बात करें। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक क्या होता है, याद रखिए ये चीजों को एक बार अच्छा से कर लीजिएगा। परागकण का जो परागकण के अंदर जो सबसे बड़ा केंद्रक होते हैं बच्चों, वो होता है कायिक कोशिका में। किसमें होता है, कायिक कोशिका में। ये जो हम अभी आपको अच्छा से कर देते हैं, ये कायिक कोशिका में, ये जो वेजिटेटिव जो सेल है इसमें जो केंद्रक जो मिलेगा बड़ा साइज का, ये जो देखिए यहाँ पर ये बड़ा वाला, ये जो दिख रहा है आपको बड़ा वाला, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। इसी को हम लोग ट्यूब, इसमें जो केंद्रक होते हैं उससे देखिए यहाँ पर इसका नाम कायिक कोशिका, इसी को वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसके अंदर जो केंद्रक मिलेगा उससे बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसी को हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब, नलिका केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि यही वेजिटेटिव कोशिका है जहां से एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। जब आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तब वहां पर इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, कायिक कोशिका के बारे में, याद रखिए। लेकिन यहां से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। यह कायिक कोशिका होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को केंद्रक नलिका कहते हैं। और इसी में जो जनन कोशिका है, जनरेटिव सेल है, यही आगे चलकर गेमिट का निर्माण करेगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा। ये जो परागकण होते हैं, परागकण से जो 2 नर युग्मक बनती है, वो मेल गेमिट जो बनती है वो जनन कोशिका से बनता है। और ये छोटी केंद्रक होती है और इसकी केंद्रक क्या होता है, बड़ी होती है। ठीक है, ये छोटी और इसका क्या होगा, बड़ी। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो कायिक कोशिका, जिसमें वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और इसी में आपको वेजिटेटिव न्यूक्लियस मिलेगा जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में किस समुदाय के पौधों में निषेचन, निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। कहता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग कम्युनिटी प्लांट्स इज वाटर मीडियम नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। निषेचन करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, पहला कह रहा है आप लोगों को शैवाल, शैवाल के लिए भी पानी चाहिए। कहते हैं टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के लिए भी जरूरत होती है, ब्रायोफाइटा इनके लिए भी जरूरत होती है, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा। 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो इनमें से सभी होगा, डी नंबर, जिसमें सभी में होगा। ठीक है, अगला कहते कुछ जानवरों जैसे घोंघे, गिलहरी, सांप इत्यादि द्वारा पर परागण के रूप में जाना जाता है। क्रॉस पोलिनेशन बाय सम एनिमल्स लाइक स्नेल, स्क्रेल्स, स्नेक्स इटीसी इज नॉन एज। कहते हैं क्या, इनमें जो परागण की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो घोंघा के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, गिलहरी के द्वारा परागण, सांप के द्वारा परागण क्रिया जो होती है उसे हम लोग कहते हैं मेलेकोफिली। क्या कहते हैं उसे, मेलेकोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली कहते हैं पक्षी परागण को, चिरिप्टोफिली कहते हैं चमगादड़ परागण को, मेलेकोफिली कहते हैं घोंघा परागण, गिलहरी परागण या सांप परागण ही बोलते हैं, और एनिमोफिली कहते हैं वायु परागण को। ठीक है, तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का मेलेकोफिली। ठीक है, 19 का सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं आपको, वायु परागण किसमें सामान्यता होती है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन। अब आपको पहले ही बोले थे कि वायु परागण किसमें होता है, एक बार याद कर लीजिए, क्या बोले थे आपको, धान, घास, बांस, मकई, धान, घास, बांस, मकई, इनमें। अब देखिए इसमें है ऑर्किड, लेग्यूम, लिली, घास, है ना जी। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, घास आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि ये जो वायु परागण होती है वो किसमें होगा, घास में। तो 20 नंबर का क्या होगा, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, यदि पुष्पी पादपों की जड़ों में, देखिए फिर एक नंबर निकल गया कि यदि पुष्पी पादपों की जड़ों में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो युग्मक में डॉट डॉट पाए जाएंगे। आपको बोल रहा है यदि कि यदि पुष्पी पादप में, आपको पहले ही बोले थे, कोई भी पौधा पार्ट हो उसका हर एक पार्ट, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, हर बॉडी पार्ट में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। तो आपको बोला गया यदि पुष्पी पादपों में, जड़ों में, जड़ का बात कर रहे हैं ना, जड़ में कितना दिया है, 24 है, तो युग्मक में निकालने बोला है, तो तुरंत हो जाएगा। कैसे, देखिए आपको दिया है क्या दिया है, जड़ में गुणसूत्र की संख्या। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जड़ में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो जड़ में होता है बाबू 2n। तो 2n बराबर कितना दिया आपको, 24। एक बार चेक कर लेते हैं, जड़ में कितना, 24 दिया है ना। अब आपको निकालने क्या बोल रहा है, युग्मक में, यही ना बोल रहा है, लीजिए युग्मक में। तो युग्मक में मतलब जिसे गेमिट कहते हैं, n और n बराबर हुआ है, यही आपको निकालना है। तो आपको बोले जो हम लोगों को दिया रहेगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को क्या दे, जड़ में। तो चलिए जड़ करते हैं यहां पर, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए जड़ में गुणसूत्र की संख्या बराबर कितना है, 24 है ना। तो देखिए जड़ में क्रोमोसोम नंबर हम लोगों का कितना है, तो 2n, 2n बराबर कितना हो गया, 24। तो अब देखिए 2n के बीच किसका चिन्ह, गुना का, इधर गुना उधर भाग में चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 24/2 के बार में, तो बोलेंगे 12। तो n बराबर कितना हो गया, 12। अब हम लोगों को यहां पर जो देखने वाली चीजें हैं कि युग्मक में क्रोमोसोम कितना n, तो n का मान तो 12 ही आया ना, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 12। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन में हाँ या नहीं। तो ए ऑप्शन ए 24 क्रोमोसोम, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 8, नहीं हम लोग का 12, कितना, बी नंबर। ओह ऑप्शन गलत, ए यहां बी होगा यहां सी होगा। अब ये टाइपिंग मास्टर को थोड़ा सा समझाना होगा, ये बेचारा थोड़ा धड़पड़ में इसको कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों,
ये ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग में भी मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए सी नंबर, हाँ चलिए आइए 22 नंबर कहता है निम्न में से कौन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय बिना निषेचन के फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। देखिए बिना निषेचन का, कहते हैं बिना निषेचन के फल का विकास हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या उसी को हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। मेरे बच्चों ध्यान रखिए, बिना निषेचन का फल बनना, ऐसे फलों में बीज नहीं पाई जाती है, मतलब बीज रहित फ्रूट होते हैं ऐसे, है ना। जैसे आप लोग केला अब देखे होंगे, है ना, बीज रहित फल है। तो वही आपको कह रहा है कि यहां पर कि तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी फ्रूट, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, असंजनन नहीं। तो हम लोगों का 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 22 का ए। चलिए 23 नंबर, लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, कहते हैं द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच nourishes the developing pollen grain। कहते हैं कि आपको लघु बीजाणु की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो विकासशील परागकणों को जो सबसे आंतरिक पार्ट है, तो लघु बीजाणुधानी जो है, जिससे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, इनके जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो लघु बीजाणुधानी है, जिसका आंतरिक पार्ट, सबसे आंतरिक पार्ट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, टेपिटम। क्या कहते हैं बच्चों से, टेपिटम। ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम जो है, ये परागकण को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। 23 नंबर का आंसर क्या होगा, डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कितने अर्धसूत्रण विभाजन के परिणाम स्वरूप 100 बीज बनेंगे। मेरे बच्चों अब एक फार्मूला है, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, n + n/4। ये फार्मूला का आप इस्तेमाल कर लीजिए और अपना सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहां पर n जो संख्या दिया रहेगा यहां पर, यही ना, तो आप देखिए n हो गया + n/4। आप यहां पर अपना इसका इस्तेमाल अलग अलग के रूप में कर सकते हैं। जैसे ये है, यहां पर आपको केवल यहां पर जो बात कर रहे हैं वो केवल जोड़ने के लिए। तो n, यहां पर n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है आपको 100। तो 100 तो आपके पास तो पहले हो गया। अब कितना हो, n/4। ये दो पार्ट इसमें चीज याद रखेगा। तो n का मान कितना, 100, अब बटे कितना है 4, इसको लगा दीजिए, कितना हो गया, तो बोलेंगे 25। तो इधर 25 हो गया और इधर कितना 100 और 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। आप याद रखिएगा ये चीजों को, n + n/4, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो संख्या आपको दिया रहेगा वो n है और केवल एक और पार्ट जोड़ना n/4, उसका रिजल्ट होगा। तो आपका 24 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए 125, ठीक है। मेरे बच्चों इनको आप जानना चाहेंगे कि ये n + n/4 कैसे ये फॉर्मूला तैयार हुआ, उसको जानने के लिए जीपीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और उसमें आप लोगों को समझने के लिए मिलेगा मौका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको कहते हैं कि 25 नंबर कहते हैं परागकण के बाह्य चोल किसकी बनी होती है। आपको कह रहा है क्या, द एक्साइन वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। आपको कह रहा है कि परागकण के बाह्य चोल किसकी बनी होती है, पैक्टिन का, स्प्रोपोलेनिन का, काइटिन का, सेल्यूलोज का। कमाल का क्वेश्चन है ये, हमारे जैक बोर्ड में कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ये कई बार पूछा गया और इसको एकदम अच्छा से अपने ध्यान में रख लीजिएगा। परागकण का जो एक्साइन होती है, ये जो बाह्य चोल बनी होती है, वो स्प्रोपोलेनिन की बनी होती है। ये एक केमिकल सबस्टेंस है। ये केमिकल सबस्टेंस इतनी है कि ये गर्मी, क्या कहते हैं, दाब ताप, हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि परागकण जो जीवाश्म के रूप में भी, जिस तरह से जीवाश्म लंबे समय तक पड़ा रहता है मिट्टी के अंदर, है ना, पहाड़ के नीचे, उसी तरह ये जीवाश्म के रूप में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो ये जो 25 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये स्पुलिन के मदद से, ठीक है। चलिए तो 25 नंबर का हो जाएगा सी। ओह सॉरी, ए हो गया, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। ए स्प्रोपोलेनिन होगा बच्चों, ये ए, उसके बाद ये बी, सी नहीं बोलना है, ये बी होगा। ये मिस्टेक से देखिए टाइपिंग में ए के बाद सी कर दिया, यहाँ पर भी दिया है ना। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट चलिए क्या कहता है आपको, कहता है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है। एंटोमोफिली इज द पोलिनेशन बाय। आपको अभी तुरंत बताए थे कि एंटोमोफिली दो शब्दों से बना है, पहला इंटेमो और दूसरा फिली। क्या बोले थे आपको कि इंटेमो का अर्थ होता है बाबू इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है बच्चों कीट। और दूसरा शब्द क्या है, फिली। और फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं परागण। तो क्या बोलेंगे कि जब पर परागण की क्रिया इंसेक्ट के द्वारा होती है, कीट के द्वारा होती है, तो हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। तो 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीट के द्वारा परागण, तो 26 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं क्या 37 नंबर में कि वेलेस्नेरिया में किसके द्वारा पर परागण की क्रिया होती है। वेलेस्नेरिया ये जल में होने वाले पौधे हैं, ठीक है। वेलेस्नेरिया जल में पाई जाती है, तो और वो भी जल में डूबी हुई अवस्था मिलता है, तो इसमें जल के द्वारा परागण होगा, वाटर के द्वारा, वेलेस्नेरिया में, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा आंसर बाबू, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं, सेमल में किसके द्वारा परागण होती है? कहते हैं क्या, इन सेमल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो सेमल में पर परागण की क्रिया, सेमल में जो परागण होगी वो किसका, चमगादड़ के द्वारा, पक्षी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। कहते हैं सेमल में जो परागण होता है बच्चों वो चमगादड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो चमगादड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए 28 का क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? वेयर इज द पॉलीम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमन? किसमें मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा और डी नंबर ब्रायोफाइटा। बच्चों ये जो बहुभ्रूणता है जिसमें मैक्सिमम में जो देखिए यहां पर एंजियो, ये जो एंजियो इसमें बहुभ्रूणता मिलेगा, लेकिन ज्यादा किसमें मिलता है? तो ज्यादा मिलता है जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता। मतलब एक बीज के अंदर कई सारे भ्रूण रहेगा, अलग अलग भ्रूण, जिससे एक पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए, तो 29 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 30 केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? कहता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आइए ऑप्शन दिया, आम में, नारियल में, पपीता में। आम में नहीं, नारियल में, सेब में, पपीता में। तो ये जो नारियल है, नारियल में केंद्रीय भ्रूणपोष, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो पाई जाती है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं साल्विया में। मेरे बच्चों देखिए, आपको पहले ही बोले हैं 7 देना पड़ेगा तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इतना जल्दी थकोगे तो खेला खत्म हो गया। और आपके सामने 2-4 सवाल बचा हुआ है, बस उसको कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। कहता है साल्विया में जो पर परागण होगा, साल्विया में जो परागण या पर परागण की जो क्रिया होगा वो किसके द्वारा होती है? तो साल्विया में जो पर परागण की क्रिया वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के, नन ऑफ दीज। कहता है कि साल्विया में जो परागण होते हैं बाबू वो होता है कीट के द्वारा। किसके द्वारा होगा? वो कीट के द्वारा। ठीक है, ये कीट के द्वारा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए 32 नंबर कहता है युग्मनज क्या है? व्हाट इज जायगोट? आपको ऑप्शन दिया हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, नन। आपको जायगोट याद है? किसको कहते हैं? जायगोट मतलब हुआ मेल गेमीट। मेल गेमीट मतलब नर युग्मक, और नर युग्मक में क्रोमोसोम नंबर कितना? एन। और दूसरा क्या? फीमेल गेमीट, जिसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मक, और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर एन है ना। जब ये दोनों मिल जाएंगे, इसी क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वहीं पर जायगोट बनेंगे। इसी को हम लोग युग्मनज कहते हैं। और चूंकि ब्लू ही था, ब्लू में ही लिख दिए, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, अगेन कर देते हैं, जायगोट। इसी को हम लोग युग्मनज कहते हैं। और इसमें क्रोमोसोम नंबर जानते हैं कितना होगा? इसमें क्रोमोसोम नंबर होगा एन, और यहाँ एन मिलके कितना हो जाएगा? 2n। तब को क्या बोले? युग्मनज क्या होता है? तो क्या हैप्लोइड मतलब ए, द्विगुणी डिप्लोइड 2n। इसको n बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। n डिप्लोइड 2n, ट्रिप्लोइड 3n, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या मारोगे? तो कहते हैं डिप्लोइड, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n। तो ये हो जाएगा आपका द्विगुणी। ठीक है, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट चलिए, अगला सवाल आपके सामने है परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है? एकदम इसको अच्छा से ध्यान में रख लीजिए बच्चों। परागकण में विशेषकर जो विटामिन मिलता है, विटामिन बी, जिसे हम लोग कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कहते हैं हम लोग। तो परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन मिलता है? बोलेंगे विटामिन बी मिलेगा। ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगला 34 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन के एंड में आने वाले हैं। कहते हैं स्त्रीकेसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। ये देखिए, ये आपका पूरा पार्ट दिख रहा है यहां पर, नहीं तो अगर हम बना भी सकते हैं आपके सामने में, हर बार डायग्राम बनाए हैं। डायग्राम बनाने में पीछे नहीं, आपके सामने है, हर एक डायग्राम बनाए हैं। तो आपको क्या कह रहा है? स्त्रीकेसर का वह भाग, ये पूरा स्त्रीकेसर वह भाग जो पराग के अनुकूल, पराग के लिए जो अनुकूल होते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, इसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टिग्मा वर्तिकाग्र, पहला नंबर ऑप्शन। 34 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा, वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको 33 नंबर में? कहता है आवृत बीजों में कौन सी कोशिकाओं में 2 नर युग्मकों उत्पन्न? ऐसा हम बता भी चुके हैं आपको। ये जो काई कोशिका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, इससे हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। इसे हम लोग कहते हैं नलिका कोशिका कहते हैं। नलिका, इसी से नलिका, इसी पार्ट से जो है ट्यूब नलिका बनेगा। ये जो ट्यूब है, नलिका है, इसी से बनेगा। और इनके बाद जो बताया था आपको, और इसके बारे में क्या बोले थे? ये बड़ी, इसी में बड़ी केंद्रक मिलेगा। ये कोशिका है ना, इसके अंदर जो केंद्रक में बड़ी केंद्रक मिलेगा। और ये जो जनन कोशिका है, जिनसे, इसी जनन कोशिका से, जनरेटिव सेल से जो है, एक परागकण से 2 नर युग्मक का निर्माण होगा, और वही है ये जनन कोशिका। तो वही कह रहा है आवृत बीजों में कौन सी
कोशिका दो नरयुग्मकों को उत्पन्न करती है। वो कौन सी कोशिका है? तो वह जनन कोशिका, जेनेटिव सेल, जिनसे एक परागकण से दो नरयुग्मक, यहां देखिए आपको दो मेल गैमीट दिख रहा है ना, वो दो मेल गैमीट का निर्माण करने वाला यही पार्ट है जिन्हें हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए तो 35 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर कहते हैं क्या? तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं फिलिफॉर्म एपार्टस। देखें आपको इस अगर दिख रहा होगा इस डायग्राम में, यहां पर इस तरह से उभरा हुआ, इस तरह से आपको अंगुली के समान संरचना दिख रहा होगा, इसे फिलिफॉर्म एपार्टस कहते हैं। और ये कहां मिलता है? तो ये दोनों जो पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग साइनर्जिड सेल, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका के ऊपर। तो कहता है ऑप्शन दिया, अंड कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में, एंटीपोडल में, सहायक कोशिका में। तो क्या बोलेंगे आप? सहायक कोशिका में। तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है? ए बी, यहां सी होना चाहिए, यहां डी होना चाहिए। ये टाइपिंग मास्टर को हमको समझाना पड़ेगा। ये लग रहा है मोहा मार के जो है ये चालू कर दिया, ये कहां ए बी सी करेंगे वो पता नहीं इसको। 36 का जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा डी, सहायक कोशिका। ठीक है, 36 का डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर आपको कहते हैं कि भ्रूणकोश की किस कोशिका से पराग नलिका प्रवेश करती है? आपके सामने फिर ऑप्शन आ गया, वही चीज है। क्या अंड कोशिका प्रवेश करती है? नहीं, सहायक कोशिका से। क्या केंद्रीय कोशिका से, एंटीपोडल से। मेरे बच्चों जब भी यहां देखिए, आपको दिख रहा है ना, यहां पर ये पराग नली आया, ये प्रवेश क्या पराग नली, वो किससे होकर? तो बच्चों सहायक कोशिका से होकर प्रवेश करता है। किससे होकर? सहायक कोशिका से। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 37 का बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक ऐसा जैव प्रक्रम जो जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है किंतु जाति के लिए जरूरी है। आपको कह रहा है डॉट डॉट इज ए लाइफ प्रोसेस दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल्स सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो वो किसके लिए? तो क्या वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रजनन, श्वसन या पोषण? कह रहे हैं आपको कि वह जीवित रहने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आपको जाति के लिए, जो जाति के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चाहिए। तो वो प्रक्रिया क्या है? जनन, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। 38 का बी नंबर। ठीक है, अब अगला क्या? 39 में द्वितीयक केंद्रक होते हैं। आपको फिर बोले द्वितीयक केंद्रक में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं बाबू 2n होते हैं। तो अगुणित को हम लोग हैप्लोइड को n कहते हैं, द्विगुणित को डिप्लोइड 2n कहते हैं, त्रिगुणित को ट्रिप्लोइड 3n कहते हैं। ठीक है, और बदगणित पॉली इसे हम लोग कहते हैं, ये जिसमें बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये जो 39 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्र क्या होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। 39 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 39 का बी। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल होगा आप लोगों के लिए। इसका अगर आप लोग जवाब कमेंट में दे, कमाल का क्वेश्चन है। निम्न में से किस पौधा में चमगादड़ के द्वारा परागन होती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैट पॉलिनेशन? मतलब बैट के द्वारा जो होगा वो पॉलिनेशन प्लांट। किसमें? रेप्लेसिया में, बालम खीरा, केसिया या कॉफी? आखिरी क्वेश्चन है ये, आखिरी क्वेश्चन। इसका जवाब आप लोग दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? तो क्या चमगादड़ के द्वारा जो परागन रेप्लेसिया में नहीं, केसिया में नहीं, कॉफी में नहीं, तो किसमें? बालम खीरा में। तो 40 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों बी नंबर। ठीक है बच्चों, आप लोगों का जो चैप्टर 1 जो था आप लोगों का इस नए सिलेबस के मुताबिक, जिसका इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उनको आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट वो आपका कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम इनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। अब आप लोगों सेशन जब भी जुड़ेंगे फिर आप लोगों हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया आपसे विदाई लेने का। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।